हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर ख़त्म किया था, स्टेप इन होलोजिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन ये पढ़ लिया था। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ये सब टॉपिक्स आते हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रिशन देखेंगे इन ह्यूमन बींग्स। तो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलो इसे शुरू करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा खाना होता है वो सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है, माउथ में, जहाँ पर इनटेक ऑफ होल फूड होता है, सारा फूड हमारे मुंह में जाएगा। उसके बाद टीथ का क्या वर्क करता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, वो उसको चबाएगा, उसको पीसेगा फूड को। टीथ, टंग यानी जीभ हमारी क्या काम करती है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड एंड स्वॉलोइंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ फूड, वो उसको ऊपर नीचे करेगा फूड को। जो हमारी टंग होगी उसको टेस्ट भी करता है, उसको स्वॉलो, पुशिंग डाउन द फूड मतलब फूड को अंदर भी ले जाता है, फूड को अंदर भी ले जाने का काम करता है। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या काम करेंगी, स्लाइवरी ग्लैंड से सलाइवा और म्यूकस सीक्रेट होता है। तो जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो दो काम करता है, अभी हम अंदर देखेंगे। वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सलाइवा क्या काम करता है, स्टार्च से शुगर को कन्वर्ट कर देता है। ओसोफेगस होता है, जो अंदर एक पाइप होता है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ओसोफेगस को क्या बोलते हैं बच्चों, फूड पाइप भी बोलते हैं। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच, ये फूड को माउथ से स्टोमच तक लेकर जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओसोफेगस, ये कैसे जाता है, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, मतलब ये मसल्स दबती हैं और फिर फूल जाती हैं। इससे ये एक प्रोसेस होती है जिससे फूड पूरा अंदर जाता है ओसोफेगस से। ओसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर वो स्टोमच में चला जाएगा फूड, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करेंगी। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ें होती हैं उसमें, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। 3 चीज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पेप्सिन क्या काम करेगा, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा अमीनो एसिड में। जितना भी प्रोटीन होगा वो डायरेक्ट नहीं पचेगा, उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। HCl जो होगा वो उसको एसिडिक मीडियम बना देगा, क्योंकि आपको पता है खाना कैसे पचता है, HCl से ही पचता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है याद करने लायक, म्यूकस। और देख लीजिए, म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, म्यूकस बचाता है। जैसे ही खाना, लेट्स से दिस इज स्टोमच, यहाँ पर जैसे ही खाना पहुँच गया तो 3 चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक करेगा, HCl खाना पचाने के लिए चाहिए, म्यूकस क्या काम करेगा, ताकि अपना स्टोमच सेफ रहे, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा स्टोमच को, कि HCl बहुत तेज़ होता है, तो HCl से पेट जले नहीं, इसलिए ये म्यूकस बचाता है हमारे पेट को। तो इम्पॉर्टेंट ये याद करना है यहाँ पर कि ओसोफेगस इज़ अ फूड पाइप, स्टोमच में पेप्सिन, HCl, म्यूकस होता है, म्यूकस बचाता है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, HCl से खाना पचता है, ये आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके बाद खाना पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन्स होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कन्वर्ट करेगा ये सब, इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके पहले आप ये और देख लीजिए, विली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विली करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है, विली करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक शेप होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज डन बाय विली, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको भी बार बार बोलना है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल जूस मिलेगा, वहाँ पर आपको बाइल जूस मिलेगा, जो कि काम क्या करेगा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। मतलब जो एमल्सिफिकेशन कहलाता है, जो बड़े फैट्स होते हैं, लार्ज फैट्स होते हैं, उसको स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट कर देना है। लार्ज फैट्स जो ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये काम है बाइल जूस का। बाइल जूस कहाँ से आया, लिवर ने दिया है। और दूसरा काम पैनक्रियाज करेगी, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस देगा। पैनक्रियाटिक जूस में 2 चीज़ें होंगी, ट्रिप्सिन होंगी और लाइपेज होगी। ये दोनों काम क्या करेंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को
ब्रेक करके पेप्टोन्स बना देगा और लाइपेज अगेन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आपको बताया भी गया है इमल्सिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमल्सिफिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन करना और लार्ज फैट को स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट करने को ही इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जो कि कौन करता है? बाइल जूस करता है। बाइल जूस कहाँ से आता है? लिवर से आता है। एक चीज़ और बता दें कि ये लिवर से जो बाइल जूस आता है ये स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में ये स्टोर किया जाता है। अब इसके बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज़्यादा वाटर है जितना भी वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा और यूरिन के थ्रू पास कर देगा। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनएस। जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो एनएस के द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा हमारी बॉडी के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे, तो हमने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? रेस्पायरेशन एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में गैस का एक्सचेंज है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, इसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स टू से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी। एक और चीज़ है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में बताया गया। यहाँ हम रेस्पायरेशन ह्यूमन के बारे में देखेंगे। ये है रेस्पायरेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। सिंपल भाषा में कहें तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं वो एरोबिक, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है तब जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसके अलावा आपको और चीज़ भी देखनी है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पायरेशन हो रहा है वो केवल साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट जो लास्ट में हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो CO2 एंड H2O मिलेगा, जबकि यहाँ पर हमें एंड प्रोडक्ट लास्ट में जो मिलेगा वो एल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलेगा। ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जबकि यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम अब हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट था, एरोबिक एनारोबिक। मेजर चीज़ जो आपको याद रखनी है, लर्न करनी है, वो ये है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। ये मेन चीज़ है जो आपको अच्छे से याद कर लेनी। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में देखते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा खास कुछ याद नहीं रखना है, कुछ टर्म्स में बताऊँगा वो याद रखना है। सबसे पहले तो एयर कहाँ पर जाएगी? नॉस्ट्रल में जाएगी, हमारी नाक में जाएगी। उसके बाद वो नेज़ल पैसेज में जाएगी, फिर नेज़ल कैविटी में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स के थ्रू अंदर जाएगी, वहाँ पर ट्रैकियाज होंगे, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से लंग्स में जाएगी। लंग्स में आप देखेंगे ब्रोंकायल्स होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, उसको ब्रोंकायल्स बोलते हैं। एल्वियोलर में जाएगी, फिर वो ब्लड कैपिलरी में पूरे ब्लड में ऑक्सीजन फैल जाएगी। तो इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है। इसमें से कुछ चीज़ें जैसे लैरिंग्स को हम बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं, और लैरिंग्स को हम म्यूज़िक जो साउंड पाइप बोलते हैं, और ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, बाकी शायद आपके सिलेबस में इसमें दिया नहीं गया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन और डिटेल में हम देखेंगे। इनहेल करते हैं मतलब जब सांस को अंदर लेते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेलेशन मतलब जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है? द थोरेकिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है। रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स ऊपर को उठ जाते हैं। डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। आपको इसमें देखना ये है कि जैसे ही एयर अंदर जाएगी उसको हम इनहेलेशन बोलेंगे, लंग्स फूल जाएंगे हमारे, और एक्सहेलेशन होगी इसका जस्ट अपोजिट होगा, लंग्स जो होंगे वो कंप्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको कम समझ आएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए जैसे ही लंग्स एक्सपेंड होंगे, जैसे ही एयर अंदर आएगी लंग्स क्या होंगे? एक्सपेंड यानी फूलेंगे, लंग्स फूलेंगे। तो यहाँ पर नीचे डायफ्राम बना होता है, डायफ्राम क्या करेगा? अपने आप को नीचे ले जाएगा, ऑटोमेटिकली डायफ्राम सिकुड़ने लगेगा, इसकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ने लगेगी ताकि ये लंग्स फूल जाएंगे। अब वहाँ से फिर ऑक्सीजन होल्स में जाएगी एंड होल से वो ब्लड में जाएगी, ठीक है, वो सब ठीक है, अभी अब मैं बताऊँगा। बट मेन चीज़ आपको याद क्या रखना है? मेन चीज़ याद रखना है कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है? इनहेल में जो लंग्स होते हैं वो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, और डायफ्राम क्या करेगा?
सिकुड़ जाएगा। इसके अपोजिट जब हम एक्सहेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे हवा, तब जो लंग्स होंगे वो सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ेंगे कैसे? डायफ्राम अपने आप को एक्सपेंड करने लगेगा, फूल जाएगा। डायफ्राम पहले सिकुड़ गया था, डायफ्राम जैसे ही फूलेगा लंग्स सिकुड़ेंगे फिर, ताकि हवा को बाहर छोड़ा जा सके। रिब्स को याद कर लेना, रिब्स पहले रेज हो जाएंगी, उसके बाद वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। मेन चीज़ आपको याद रखना है कि इनहेल में लंग्स एक्सपेंड करेंगे, फूलेंगे, डायफ्राम सिकुड़ जाएगा, जबकि जब हम एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो डायफ्राम फूलेगा, तभी लंग्स सिकुड़ेंगे। डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है असल में। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होते हैं एल्वियोलस में, ब्लड्स में एंड टिश्यू में। तो सबसे पहले एयर, जिसमें कि ऑक्सीजन होनी चाहिए ज़्यादा, रिच इन ऑक्सीजन, O2 बहुत ज़्यादा होगी, तो वो एयर जैसे ही अंदर जाएगी वो ब्लड में मिलेगी। कैसे? थ्रू ब्लड वेसल्स। उसमें जो ऑक्सीजन है बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन RBC। जो ऑक्सीजन है वो अपने जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उससे बाइंड्स हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके अपोजिट जो अंदर टिश्यू में CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो रिलीज़ कर दी जाएगी ब्लड में, अपने खून में। वो CO2 जो है वो ब्लड में डिज़ोल्व भी हो जाएगी। उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में जाएगी। उसके बाद वो एल्वियोलर में रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद वो नाक के थ्रू बाहर भेज दी जाएगी CO2। ये बेसिक है, आप समझ ही लीजिए, काफ़ी है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट होगा, याद करना होगा, वो मैं आपको स्टार लगा दूँगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल होते हैं जो ज़मीन पर लोग रहते हैं, उनकी बात हो रही है। ज़मीन पर जो भी जीव हैं उनकी बात हो रही है। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जबकि एक्वाटिक जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, हर पानी में भी ऑक्सीजन होती है। H2O होता है फॉर्मूला पानी का, तो इसमें भी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए अपने गिल्स के थ्रू। जो मछलियाँ होती हैं ना, वो गिल्स के थ्रू, उनके फेफड़े नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं। उन्हें कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। इन द सेम वे प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है? प्लांट में बहुत सिंपल होता है रेस्पिरेशन। प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन एनिमल, बहुत सिंपल होता है। इसमें जो लीव्स होती हैं ना, उसमें स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, पत्ती है, इसमें छोटे छोटे छेद होंगे। इन छेदों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा बोलते हैं। इन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन पेड़ करते हैं। लेंटिसेस स्टेम्स, जो स्टेम्स होता है, तना होता है, उसमें लेंटिसेस पाए जाते हैं, उससे भी रेस्पिरेशन होता है। जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स, जो यहाँ पर रूट्स है ना, इससे भी रेस्पिरेशन होता है। इसमें एपिडर्मिस पाए जाते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं पेड़। तो उसमें बहुत सिंपल होता है प्लांट में। आपको याद ये रखना है कि प्लांट्स किससे रेस्पिरेशन करते हैं? स्टोमेटा से करते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं। लेंटिसेस जो स्टेम में पाए जाते हैं, वहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, वहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर मैं एंड करूँगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड सो बेस्ट ऑफ द लक।